डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की आंध्र प्रदेश के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। प्राकृतिक खेती और पाम ऑयल मिशन पर विस्तार पूर्वक की चर्चा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने स्थानीय किसानों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के साथ भी की बातचीत। दुनिया में आम का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। देश में हर साल 2.5 करोड़ टन आम का होता है उत्पादन। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है आम। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में ICAR CIFA में राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस 2025 का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में 3 योजनाओं का हुआ शुभारंभ। प्रदेश के कई राज्यों में बारिश का कहर जारी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्से में अगले 2-3 दिनों के दौरान बहुत भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट। समाचार अब विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दक्षिणी आंध्र प्रदेश के सूखाग्रस्त जिलों को लेकर आंध्र प्रदेश के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में प्राकृतिक खेती और पाम ऑयल मिशन को लेकर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विभिन्न उपायों में सबसे पहले हम कृषि विभाग, ICAR व ग्रामीण विकास की केंद्र सरकार की एक टीम, जिसमें ICAR के वैज्ञानिक एवं बाकी अधिकारी शामिल होंगे, उन्हें यहां भेजा जाएगा ताकि कृषि विभाग, ICAR के वैज्ञानिक, ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग, जिसमें वाटरशेड भी सम्मिलित हैं, मिलकर सूखे की परिस्थिति में भी फसल पैदा करने के लिए योजना बना सकें। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्षा जल संचयन, पौधारोपण का काम और जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर तुंगभद्रा और कृष्णा नदी से कैसे पानी आ सकता है, उस पर भी काम करेंगे। एकीकृत खेती, जिसमें अलग अलग फल, फूल, सब्जियां, कृषि, वानिकी, मधुमक्खी पालन, पशुपालन शामिल हैं, उसके तहत भी कुछ योजनाएं बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अच्छा उत्पादन देने वाले बीजों की किस्में भी विकसित करने के लिए काम किया जाएगा। हम एग्रीकल्चर और ICAR और ग्रामीण विकास की एक टीम, केंद्र सरकार की ICAR की टीम में हमारे साइंटिस्ट होंगे, वैज्ञानिक होंगे और बाकी हमारे ऑफिशियल्स होंगे, उनको यहाँ भेजेगी ताकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ICAR के साइंटिस्ट, रूरल डेवलपमेंट विभाग और लैंड रिसोर्सेज विभाग, इसमें वाटर सेट भी आता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, प्लांटेशन का काम और जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलके अगर दूर तुंगभद्रा और हमारी कृष्णा नदी है, उनसे पानी कैसे आ सकता है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका गेस्ट हाउस में स्थानीय किसानों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के साथ बातचीत की। उन्होंने किसानों से कहा कि मैं जहां भी जाता हूं वहां किसानों के खेतों में ज़रूर जाता हूं। खेतों में जाए बिना कोई भी खेती को नहीं समझ सकता। मैंने प्राकृतिक खेती को देखा है, उसमें लागत बहुत ही कम और मुनाफा ज़्यादा है। चौहान ने कहा कि भारत के किसानों को पीछे नहीं रहने देना है। केंद्रीय मंत्री ने स्वयं सहायता समूह की दीदियों से कहा कि आप अबला नहीं, सही अर्थों में सबला हैं। मैंने आपके बनाए उत्पाद यहाँ देखे, मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने दीदियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि गरीब नहीं रहना है और ना ही हाथ फैलाना है, आप भी सम्मान के साथ अपना जीवन जिएंगी। प्राकृतिक खेती ढंग से अगर की जाए तो सूखी खेती भी सोना उगलती है।
आपने एक साथ कई फसलें ये मार्च में लगाई जिस फसल में हम खड़े हैं। आपने बाजरा लगाया, ये बाजरा है। आपने लोबिया लगाया, ये लोबिया है। आपने तूरी, जिसको अरहर और तुअर बोलते हैं, वो भी लगाई। रागी सर। आपने ये रागी लगाई, मिलेट्स का उत्पादन भी करते हैं। बाजरा ये है। आपने मेज मक्का लगाया, जिसको अब काट लिया है और उसको काट के आपने आय कमाई है। ऐसी 6 फसलें इन्होंने इस खेत में, जिसकी मिट्टी पथरीली है, यस सर, बहुत उपजाऊ नहीं है, ये 6 फसलें इनने लगाई और साथ भी ये लगाएंगे मूंगफली, ग्राउंड नट। अभी वो लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी लगाएंगे। तूरी अभी आने वाली है। और जब मैंने इनसे पूछा कि 1 एकड़ में खर्चा कितना आया, पैसा कितना लगा, तो उन्होंने बताया लगभग 5,000 रुपया केवल इनका लगा है। इसमें उन्होंने कोई खाद नहीं डाली, रासायनिक खाद, केमिकल, फर्टिलाइजर नहीं, पेस्टिसाइड नहीं, उसलिए खर्चा आया केवल 5,000 रुपया। और अब तक ये 50,000 रुपया इस खेत से कमा चुके हैं। आम को फलों का राजा कहा जाता है। भारत दुनिया में आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया के 45% आम का भारत में ही उत्पादन होता है। भारत के अलावा इंडोनेशिया, चीन, थाईलैंड, मेक्सिको और पाकिस्तान में भी आम का उत्पादन होता है। भारत में हर साल करीब 2.5 करोड़ टन आम का उत्पादन होता है। उसके बाद इंडोनेशिया 36 लाख टन और चीन 33 लाख टन का नंबर है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के मुताबिक भारत में सबसे ज़्यादा आम उत्तर प्रदेश में होता है। इस राज्य में सालाना आम का उत्पादन करीब 60 लाख टन है, जो राष्ट्रीय उत्पादन का करीब 25% है। यूपी में लखनऊ का दशहरी, वाराणसी का लंगड़ा, गोरखपुर का गर्भजीत, बस्ती का आम्रपाली, मेरठ और बागपत का रटोल आम काफ़ी मशहूर हैं। इस लिस्ट में यूपी के बाद आंध्र प्रदेश का नंबर है। इस राज्य में सालाना करीब 50 लाख टन आम की पैदावार होती है। इनमें सबसे प्रसिद्ध बंगनपल्ली है, जिसे आमों का राजा भी कहा जाता है। इसके अलावा राज्य में तोतापरी, नीलम और स्वर्ण रेखा भी आंध्र प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख किस्में हैं। इस लिस्ट में बिहार तीसरे नंबर पर आता है। इस राज्य में सालाना 15.80 लाख टन आम का उत्पादन होता है। बिहार में आम की कई प्रसिद्ध किस्में हैं। इनमें बम्बई, मालदा, लंगड़ा, चौसा, गुलाबखस, जर्दालू और आम्रपाली शामिल हैं। कर्नाटक इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। इस राज्य में सालाना करीब 14.50 लाख टन आम का उत्पादन होता है। गुजरात में सालाना 11.15 लाख टन आम का उत्पादन होता है। गुजरात का सबसे मशहूर आम केसर है। मध्य प्रदेश में सालाना 9.65 लाख टन, तमिलनाडु में 9.5 लाख टन, तेलंगाना में 9.4 लाख टन, उड़ीसा में 8.9 लाख टन और पश्चिम बंगाल में 8.8 लाख टन आम का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बृहस्पतिवार में दुहाई में कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद की तकनीकी सहयोग से राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त महिला कृषक मंजू कश्यप के एकीकृत खेती मॉडल का भ्रमण किया। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने मंजू कश्यप के विभिन्न नवाचारों एवं मॉडलों की प्रशंसा की तथा उन्हें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। मंजू कश्यप ने अपनी संघर्ष गाथा एवं सफलता की कहानी का विवरण भी प्रस्तुत किया। भ्रमण कार्यक्रम के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद के प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार, वैज्ञानिक डॉक्टर सरिता जोशी, समाजसेवी प्रदीप कश्यप, रवि प्रधान, पवन कश्यप आदि सहित लगभग 50 कार्यकर्ता एवं समाजसेवी यहां उपस्थित रहे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 25 करोड़ मृदा हेल्थ कार्ड वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड पहल के माध्यम से फसल ऋण सुलभ कराए गए हैं, जबकि 1400 मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। पीयूष गोयल ने बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित 16वें एग्रीकल्चर लीडरशिप सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र को अपने विकास एजेंडे में निरंतर अग्रिम स्थान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम से बड़ी संख्या में किसान परिवारों को लाभ हुआ है। इसके अलावा
1400 मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा गया है। उर्वरक क्षेत्र में केंद्र सरकार ने किसानों को किफ़ायती दामों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त सब्सिडी प्रदान की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय किसानों के प्रयासों ने कृषि निर्यात के मजबूत प्रदर्शन में योगदान दिया है और कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कृषक समुदाय ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और लोकल से ग्लोबल के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में ICAR CIFA में राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस 2025 का उद्घाटन किया। राजीव रंजन सिंह ने कहा कि आज 3 योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें 17 क्लस्टर जारी किए गए हैं जो मछली के अलग अलग प्रजातियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हैं। दूसरा, देश भर में मछली पालन से जुड़े किसानों के प्रशिक्षण का कैलेंडर भी जारी किया गया है। और तीसरा, किसानों को बेहतर बीज कैसे मिले, इसके प्रमाणीकरण के लिए एक दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। आज जो कार्यक्रम हुआ है नेशनल फिश फार्मर्स डे के में, उसमें तीन योजनाओं का आज शुभारंभ किया गया। एक तो 17 क्लस्टर जारी किया गया है। दूसरा, पूरे देश भर में जो फिश फार्मिंग से जुड़े फार्मर्स हैं, ICAR के 269 सेंटर्स पे पूरे देश के जो फिश फार्मिंग से जुड़े किसान हैं, उनके प्रशिक्षण का कैलेंडर जारी हुआ है। उसके अलावा किसानों को बेहतर बीज कैसे मिले, इसके सर्टिफिकेशन का भी आज गाइडलाइन जारी किया गया है। इन दिनों किर्गिस्तान में चावल की भूसी का अनोखा प्रयोग किया जा रहा है। हम आपको दक्षिणी किर्गिस्तान के एक अनोखे और शांत गांव किजिलकिया में चावल से बनी इमारतों की एक झलक दिखाते हैं। के अनोखे और शांत गांव किजिलकिया के रहने वाले अकमत बेक उरेमोव, जिनका घर देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसकी दीवारें चावल की भूसी, मिट्टी और रसायन मुक्त गोंद से बनी पर्यावरण अनुकूल ईंटों से बनी हैं। किर्गिस्तान में जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी एक बड़ी समस्या है और ऐसे में इस देश में यह टिकाऊ विकल्प तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह कारनामा 27 वर्षीय नवप्रवर्तक नूर सुल्तान ताबाल्डयेव ने अंजाम दिया है। नूर सुल्तान अब तक 300 घर बना चुके हैं और इन घरों में चावल की भूसी से बनी ईंटें प्रयोग की गई हैं, जो काफ़ी किफ़ायती और पर्यावरण दोस्त भी हैं। भूसी में मौजूद सिलिका की वजह से ये मजबूती में सीमेंट के बराबर हैं और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मददगार हैं। अब गांव के लोग सर्दियों में घरों को गर्म और बसंत में ठंडा रखने के लिए चावल की भूसी से बनी इन दीवारों की खूब तारीफ कर रहे हैं। किसान भी इसको लेकर काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि नूर सुल्तान की इस विधि से फसल कटाई के बाद बचे 40% कचरे को रिसाइकल किया जा सकता है, जिसे अक्सर जलाकर फेंक दिया जाता था। गौरतलब है कि किर्गिस्तान का बाटकेन क्षेत्र चावल की फसल का 1/3 उत्पादन वाला क्षेत्र है। ऐसे में सरकंडे और भूसे के उपयोग से किर्गिस्तान अपने पड़ोसी देश कजाकिस्तान तक इस नवाचार को अपनाने में मदद कर सकता है। यह ज़मीनी नवाचार मध्य एशिया में आवास, कचरे और जलवायु परिवर्तन के प्रति लोगों की सोच को नया रूप दे रहा है। यह सिर्फ निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि ज़मीन से शुरू किया गया एक आंदोलन भी है। पर आइए अब जानते हैं देश भर के मौसम का हाल। देश के कई राज्यों में बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्से में अगले 2-3 दिनों के दौरान बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य भारत में अगले 4-5 दिनों के दौरान बहुत तेज़ बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है। पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 7 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। किसान समाचार में आइए अब जानते हैं देश में मंडी का भाव। केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने साल 2024-25 के लिए तृतीय अग्रिम अनुमान जारी करते हुए बताया कि देश के खाद्यान्न में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है और खाद्यान्न पैदावार बढ़कर 3,539.59 लाख टन हो गया है।
शिवराज सिंह ने कहा कि धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन की पैदावार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साल 2024-25 के तृतीय अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में अनुमानित 3,539.59 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, जो 2023-24 के 3,322.98 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन से 216.61 लाख मीट्रिक टन अधिक है। यानी इसकी पैदावार में तकरीबन 6.5% की वृद्धि हुई है। कृषि वर्ष 2024-25 में धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन जैसी प्रमुख फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। इसके अलावा खरीफ मौसम में बुआई क्षेत्रफल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साल 2024-25 के दौरान चावल की रिकॉर्ड पैदावार 1,490.74 लाख मीट्रिक टन, गेहूं की रिकॉर्ड उपज 1,175.07 लाख मीट्रिक टन, मक्का की रिकॉर्ड पैदावार 422.81 लाख मीट्रिक टन, श्रीअन्न 180.15 लाख मीट्रिक टन हुई है। तिलहन की बात करें तो तिलहन की 426.09 लाख मीट्रिक टन पैदावार हुई है, जिसमें मूंगफली की रिकॉर्ड उपज 118.96 लाख मीट्रिक टन, सोयाबीन की रिकॉर्ड पैदावार 151.80 लाख मीट्रिक टन और सरसों की 126.06 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। बात दलहनी फसलों की करें तो दलहन की पैदावार साल 2024-25 में 252.38 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो बीते साल की 242.46 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 9.92 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। वहीं मूंग की उपज 38.19 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 31.03 लाख मीट्रिक टन की पैदावार से 7.16 लाख मीट्रिक टन अधिक है। वहीं तुअर की उपज 35.61 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 34.17 लाख मीट्रिक टन की पैदावार से 1.44 लाख मीट्रिक टन अधिक है। वहीं गन्ने की पैदावार 4,501.16 लाख मीट्रिक टन मसालों के निर्यात पर नजर डालें तो भारत मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने 4.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मसाले दुनिया भर में बेचे। साल 2013-14 से साल 2024-25 के बीच मसाले के निर्यात में तकरीबन 88% और कीमत में 97% की बढ़ोतरी हुई है। ये वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की बढ़ती मांग को दर्शाता है। साल 2024-25 में भारत का गुजरात सबसे ज्यादा मसाले निर्यात करने वाला राज्य रहा है, जिसकी हिस्सेदारी 23.53% रही है। इसके बाद केरल और आंध्र प्रदेश का स्थान रहा है। बता दें, साल 2013-14 में भारतीय मसाला निर्यात 8,17,250 टन रहा था, जिसकी कीमत 2.26 बिलियन डॉलर थी, जो अब काफी बढ़ चुका है। वित्त वर्ष 2025 यानी साल 2024 के दिसंबर तक भारत ने करीब 200 देशों को मसाले और मसाले से बने उत्पाद निर्यात किए हैं। इनमें चीन, अमेरिका, यूएई, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, यूके, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और जर्मनी जैसे 10 प्रमुख देश शामिल हैं। फरवरी 2025 तक इन देशों से भारत को मसाला निर्यात से हुई कुल आय का 60% से अधिक हिस्सा मिला। ये भारत के मसालों की विश्व भर में बढ़ती मांग को दिखाता है। अमेरिका भारत से कई तरह के मसाले और मसाला उत्पाद आयात करता है। प्रमुख आयातों में अजवाइन, जीरा, करी पाउडर, सौंफ, मेथी, लहसुन, मिर्च और पुदीना से बने उत्पाद शामिल हैं। ये मसाले अमेरिकी बाजार में भारतीय स्वाद और खुशबू की पहचान बन चुके हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में मिर्च भारत से सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला मसाला रहा था, जिसकी कीमत 1,508.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। इसके बाद जीरा 700.23 मिलियन डॉलर थी। दूसरे प्रमुख निर्यातों में पुदीना उत्पाद, हल्दी और करी पाउडर या पेस्ट शामिल थे। इन सभी मसालों ने भारत के कुल मसाला निर्यात में बड़ा योगदान दिया और भारत को वैश्विक बाजार में मजबूत बनाया। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिहार के ऊंचे इलाकों में
इस समय धान, अरहर और सूरजमुखी की बुवाई कर लें। पश्चिम बंगाल के किसान धान की बुवाई कर लें। साथ ही इनके खेतों में जल स्तर 1 से 2 सेंटीमीटर बनाए रखें। पश्चिम बंगाल में ही किसान मूंगफली की पकी फसलों की खुदाई का काम कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मूंग, बैंगन और जूट के खेतों में पानी जमा न होने दें। अरुणाचल प्रदेश के किसान सोयाबीन, मक्का और केले के बागों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। असम में किसान जूट की पकी फसलों की कटाई शुरू कर दें। यहाँ इस मौसम में साली धान की बुवाई की जा सकती है। साथ ही असम के किसान इस समय तिल, खरीफ मक्का और अरहर की बुवाई जारी रखें। मेघालय में किसान धान की नर्सरी में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मक्का, अदरक, फ्रेंच बीन, लोबिया और सब्जियों के खेतों में पानी जमा न होने दें। मेघालय में ही किसान केले के पौधे को गिरने से बचाने के लिए सहारा प्रदान करें। नागालैंड में इस समय धान की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान इस मौसम में सोयाबीन की बुवाई जारी रखें। मणिपुर के किसान मक्का, रागी, सोयाबीन, अदरक और हल्दी के खेतों में पानी जमा न होने दें। यहाँ इस समय धान और उड़द की बुवाई की जा सकती है। मिजोरम के किसान मक्के की पकी फसलों की कटाई का काम कर लें। साथ ही यहाँ के किसान धान की बुवाई जारी रखें। त्रिपुरा के किसान धान और मक्का के खेतों में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था बनाए रखें। यहाँ इस समय औस धान की बुवाई की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में आज से सावन का महीना शुरू हो गया है। अब 9 अगस्त यानी 1 महीने तक हर शिवालय में हर हर महादेव की गूंज और कुछ और तेज सुनाई देगी। ये महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय माना जाता है। सावन के पहले दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। आज से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। भोलेनाथ की भक्ति में डूबे कांवड़ यात्री सावन के पहले दिन हरिद्वार से पवित्र यात्रा पर निकल पड़े हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर की उसके पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी। 25 वर्षीय राधिका गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज 2 में अपने माता पिता के साथ रहती थी और अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी।
भारत के शुभांशु शुक्ल और अन्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों के 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने की संभावना है। ये जानकारी नासा और एक्सियोम स्पेस की ओर से दी गई है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। You know, this is swan, a great symbol. It looks really cute, but we have a very important